हेलो, नमस्ते और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे लीगल सर्कल्स में आप जानते हैं एक एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह की। ये एक ऐसा केस है जिसने इंडिया के वॉर ऑन ड्रग्स की समझ लीजिए पूरी की पूरी रूल बुक ही बदल कर रख दी। पर यह कहानी सिर्फ बलदेव सिंह की नहीं है, ये कहानी है एक छोटे से अधिकार की और राइट जिसके इंटरप्रिटेशन ने, जिसके अर्थ ने इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तूफान ला दिया था। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प कहानी में चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए 90s का दौर, पंजाब की एक सड़क पर थोड़ा टेंशन का माहौल है। पुलिस एक रूटीन चेक के दौरान एक शख्स को रोकती है, उसकी तलाशी ली जाती है और उसके पास से कॉन्ट्राबैंड यानी कि ओपियम मिल जाता है। देखने में तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस लगता है, आसान सा केस है ना। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रोसेस में पुलिस एक बहुत ही जरूरी, एक क्रूशियल अधिकार के बारे में उस आदमी को बताना भूल जाती है। और वही एक मामूली सी भूल, दैट वन सिंगल ओमिशन, एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू कर देती है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और आखिरकार पूरे देश के लिए जस्टिस यानी न्याय के मायने ही बदल देती है। आर राइट इग्नोर्ड। अब आप जरूर सोचेंगे कि एक इतने छोटे से प्रोसीजरल पॉइंट के लिए 5-5 सुप्रीम कोर्ट जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्यों बैठानी पड़ी। इसका जवाब यह है कि इस केस से पहले ड्रग सर्चेस के मामले में लीगल सिस्टम में बिल्कुल केओस था। मतलब एक अराजकता का माहौल, कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं थी। अब सोचिए, एक ही जैसे फैक्ट्स वाले दो केसेस अलग अलग हाई कोर्ट्स में, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंचेस में बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स दे रहे थे। ये जो कानूनी अनिश्चितता थी, इट वाज डेंजरस। इसीलिए इस पूरे मेस को साफ करने और देश भर के लिए एक फाइनल बाइंडिंग लॉ सेट करने के लिए एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन जरूरी हो गया था। और ये पूरा लीगल ड्रामा, ये सारा कंफ्यूजन बस इस एक सेक्शन के इर्द गिर्द घूम रहा था, सेक्शन 50 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985। तो आखिर ये है क्या? इसे आप एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, एक प्रोसीजरल शील्ड जो हर एक व्यक्ति को दिया गया है। ये सेक्शन कहता है कि जब भी किसी ऑफिसर को किसी की पर्सनल सर्च करनी है तो उस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति को बताए कि आपके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि आपकी तलाशी किसी सीनियर गजेटेड ऑफिसर या एक मैजिस्ट्रेट के सामने हो। इसके पीछे का आइडिया सिंपल है, एक इंडिपेंडेंट हाई रैंकिंग ऑफिसर की मौजूदगी से झूठे इल्जाम या पावर के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल। चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं और देखते हैं कि ये लीगल कंफ्यूजन वक्त के साथ कैसे बढ़ा। प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की ही अलग अलग बेंचेस सेक्शन 50 को बिल्कुल अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही थी। एक बेंच कहती थी कि इस प्रोसीजर को फॉलो करना बेहद जरूरी है, तो दूसरी बेंच कहती थी नहीं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। इससे एक ऐसी लीगल सिचुएशन बन गई थी जहां न्याय मिलना एक लॉटरी जैसा हो गया था। आपका केस किस जज के सामने जाता है, इस बात पर आपकी रिहाई या सजा तय हो सकती थी। ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अब ये स्लाइड इस पूरे विवाद का जो कोर है ना, उससे बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1994 में बलबीर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि सेक्शन 50 को फॉलो ना करना प्रोसिक्यूशन के केस के लिए फैटल है। मतलब केस वहीं खत्म, गैर कानूनी तरीके से मिला एविडेंस कन्विक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन फिर प्रीति चंद केस में एक दूसरी बेंच ने एकदम उल्टा कह दिया। उन्होंने कहा भले ही सेक्शन 50 फॉलो ना हुआ हो, जो ड्रग्स मिले हैं वो एविडेंस एडमिसिबल है यानी मान्य है और ट्रायल आगे बढ़ सकता है। तो सोचिए, एक कानून, एक सेक्शन, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से दो बिल्कुल अलग अलग बातें। यही वो कानूनी पहेली थी जिसे सुलझाना था। और यहीं से हम आते हैं मेन इवेंट पर, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने हुई बहस की इस महागाथा पर। एक तरफ थी स्टेट ऑफ पंजाब, सरकार का पक्ष रखते हुए, जिनका कहना था कि ड्रग्स एक नेशनल प्रॉब्लम है और इससे लड़ने के लिए पुलिस को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी ही चाहिए। और दूसरी तरफ थे आरोपी बलदेव सिंह, जिनके वकीलों ने कहा कि कानून का पालन, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉन नेगोशिएबल है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता, खासकर जब दांव पर इतना कुछ लगा हो। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कुछ बहुत ही बुनियादी कानूनी सवालों के जवाब हमेशा के लिए तय करने थे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सेक्शन 50 मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य, जिसका पालन करना ही पड़ेगा, या ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जिसे न फॉलो करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर इसका उल्लंघन होता है तो क्या जो एविडेंस मिला है वो अदालत में इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, पर्सनल सर्च का आखिर मतलब क्या है, क्या इसमें सिर्फ शरीर की तलाशी आती है या उस व्यक्ति के हाथ में जो बैग है उसकी सर्च भी शामिल है। और आखिर में, अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो पूरे ट्रायल का भविष्य क्या होगा। और ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग सोच की टक्कर को खूबसूरती से दिखाती है।
स्टेट ने दलील दी कि सेक्शन 50 डायरेक्टरी है, एक गाइडलाइन। उनका कहना था कि ड्रग ट्रैफिकिंग एक गंभीर अपराध है और अगर हम ऐसी टेक्निकलिटीज में फंसे रहे तो असली मुजरिम बच निकलेंगे। दूसरी तरफ आरोपी के वकीलों ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में कम से कम 10 साल की सजा है, बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। जब सजा इतनी कठोर है तो प्रोसीजर भी उतना ही सख्त होना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि सेक्शन 50 सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से निकला एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। तो सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने इस घने कानूनी कोहरे को साफ कैसे किया? उन्होंने पृथ्वीचंद की बात मानी या बलबीर सिंह की? अदालत ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल किया जिसने सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। एक ऐसी उपमा जिसने इस कानून को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। अदालत ने अपनी बात शुरू की बिल्कुल साफ शब्दों में, यह कहकर कि यह अधिकार कोई मामूली टेक्निकलिटी नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अ वैल्यूएबल राइट ऑफ द अक्यूज्ड कहा, एक अनमोल अधिकार। और वो आगे कहते हैं कि इसे कैन नॉट बी लाइटली ब्रश्ड असाइड, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने माना कि यह अधिकार एक व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी और एक फेयर प्रोसीजर के अधिकार से गहराई से जुड़ा हुआ। और यहां आता है इस फैसले का मास्टर स्ट्रोक। कोर्ट ने सेक्शन 50 को एक सेफ्टी नेट कहा। उन्होंने कहा, सोचिए कि एनडीपीएस एक्ट एक ऊंची रस्सी पर चलने जैसा है। इसके प्रोविजंस इतने सख्त हैं, मिनिमम सजा 10 साल। इस हाई वायर एक्ट में सेक्शन 50 का प्रोसीजर उस सेफ्टी नेट की तरह है जो एक बेगुनाह इंसान को झूठे आरोपों में फंसने से बचाता है। अगर ऑफिसर ये सेफ्टी नेट ही हटा दे, इस प्रोसीजर को फॉलो ही ना करे, तो पूरी जांच की विश्वसनीयता, द एंटायर प्रोसिक्यूशन केस दागदार हो जाता है। ये ट्रायल की जड़ में ही जहर घोलने जैसा है। इसी सेफ्टी नेट की फिलॉसफी के आधार पर कोर्ट ने एक बिल्कुल साफ, नॉन नेगोशिएबल 3 स्टेप मैंडेटरी प्रोसीजर तय कर दिया। स्टेप 1, ऑफिसर को बिल्कुल साफ साफ, बिना किसी संदेह के उस व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार के बारे में बताना होगा। ये नहीं कि आप चाहें तो सच करवा सकते हैं, नहीं, स्पेसिफिक होना जरूरी है। स्टेप 2, फिर ऑफिसर को उस व्यक्ति से पूछना होगा कि क्या वो इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें एक चॉइस देनी होगी। और स्टेप 3, उस व्यक्ति का जवाब, चाहे वो हाँ हो या ना, उसे डॉक्यूमेंट करना होगा, उसे लिखित में रिकॉर्ड करना होगा, हो सके तो आज़ाद गवाहों के सामने। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, ये अनिवार्य सुरक्षा है, मतलब ये करना एब्सोल्युटली जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो अब आते हैं आखिरी फैसले पर। इतनी सारी दलीलों और तर्क के बाद बलदेव सिंह जजमेंट ने आखिरकार कानून को कैसे स्थिर किया और सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया? कौन से पिछले फैसले बरकरार रखे गए और कौन से खारिज कर दिए गए? आखिरी फैसला बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि सेक्शन 50 का पालन मैंडेटरी है, अनिवार्य, कंपल्सरी। ये सिर्फ कोई गाइडलाइन या फॉर्मेलिटी नहीं है। खास तौर पर पर्सनल सर्चेज के लिए, यानी किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी के लिए, इस प्रोसीजर को बिना किसी चूक के फॉलो करना ही होगा। अब इस बात पर बहस या कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे कानूनी नज़ारा रातों रात बदल गया। बलदेव सिंह जजमेंट ने पृथ्वीचंद और लाभ सिंह जैसे केसेस को, जिन्होंने कहा था कि एविडेंस एडमिसिबल है, साफ साफ ओवररूल्ड कर दिया। ओवररूल्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो फैसले कानूनी रूप से गलत थे। और कोर्ट ने बलबीर सिंह में दिए गए व्यू को अफर्म्ड किया, जिसमें कहा गया था कि सेक्शन 50 का उल्लंघन प्रोसिक्यूशन के लिए घातक है। अफर्म्ड मतलब उस व्यू पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी। इस एक फैसले ने पूरे भारत में कानून में एकरूपता और स्थिरता ला दी। तो हम आज एक 1999 के केस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका इंडियन लॉ और पुलिसिंग पर लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ है? देखिए, बलदेव सिंह की विरासत सिर्फ एनडीपीएस केसेस तक सीमित नहीं है। ये विरासत है एक आम इंसान की सुरक्षा की, स्टेट की बड़ी ताकत के खिलाफ। इस फैसले का प्रभाव, इसका रिपल इफेक्ट बहुत बड़ा रहा है। इसने देश भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स को अपने प्रोसीजर सुधारने पर मजबूर किया, जिससे कंसेंट मेमोज का इस्तेमाल शुरू हुआ। आज जो हम बॉडी कैमरास की बात करते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं ऐसी ही जजमेंट्स रखती हैं। हाँ, इसकी वजह से हजारों लोग बरी हुए, इसलिए नहीं कि वो दोषी नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोसिक्यूशन कानून का पालन करने में फेल हो गया। सबसे जरूरी, इसने आर्टिकल 21 यानी जीने के अधिकार की भावना को ड्रग लॉज के कठोर ढांचे में शामिल किया। आज ये केस हर लॉ स्टूडेंट के सिलेबस का हिस्सा है, और इसने सर्च और सीजर पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों बाद के फैसलों को आकार दिया है।
तो अब हम आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। बलदेव सिंह केस ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाया। एक तरफ स्टेट की अपराध से लड़ने की जरूरत और दूसरी तरफ एक आम इंसान का फेयर प्रोसीजर का मौलिक अधिकार। हम सबके लिए सवाल यह है, आज के दौर में नई टेक्नोलॉजी, नए कानूनों और नई चुनौतियों के बीच क्या आपको लगता है कि ये नाजुक संतुलन बना हुआ है? क्या वो सेफ्टी नेट आज भी मजबूत है या उसमें छेद हो गए हैं? इस पर आपके विचार जानना चाहूंगा। कृपया अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये विश्लेषण अहम लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।